नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। दोस्तों, भारत की सुरक्षा के लिए इंडियन एयरफोर्स हमेशा से एक मजबूत पिलर रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो इंडियन एयरफोर्स की सैंक्शन स्ट्रेंथ है 42 स्क्वाड्रन की, उसके कंपैरिजन में आज हम सिर्फ 30 स्क्वाड्रन को ही मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। आज के एपिसोड में हम इस गैप के पीछे की वजह समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इंडियन एयरफोर्स अभी फ्यूचर के लिए क्या प्लानिंग कर रही है। इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि 42 स्क्वाड्रन के बेंचमार्क को अभी मेंटेन करने के बजाय हमें अभी और ज़्यादा फाइटर जेट स्क्वाड्रन को अपनी सर्विस में शामिल करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। रीजन वॉरफेयर की नेचर अभी बदल रही है। मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम, लॉन्ग रेंज स्टैंडर्ड वेपन्स और एरियल थ्रेट की वजह से अब हमें एक नए और ज़्यादा एडवांस फोर्स स्ट्रक्चर की प्लानिंग करने की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि अब हमारे दुश्मन देश काफ़ी ताकतवर बन चुके हैं। ये 42 स्क्वाड्रन का कॉन्सेप्ट 1960s में डिसाइड किया गया था, जब वॉरफेयर का टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप बिल्कुल अलग पोजीशन में था। आज के टाइम में हाईली एक्यूरेट सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, फॉरवर्ड एयरवेज से फाइटर जेट्स को ऑपरेट करना काफ़ी रिस्की बना देते हैं। ऊपर से क्रूज मिसाइल्स और प्रिसिशन गाइडेड मुनिशन ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट के लिए एक बड़ा खतरा बन जाता है। इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स को अपनी फाइटर जेट को डिस्पर्स करने की जरूरत है, साथ ही एडवांस एयर डिफेंस मेजर को इम्प्लीमेंट करने की भी जरूरत है। आज के समय के वॉरफेयर थ्रेट को टैकल करने के लिए इंडियन एयरफोर्स का मानना है कि सिर्फ 42 स्क्वाड्रन यहाँ पे हमारे लिए सफिशिएंट नहीं होगी, क्योंकि अब थ्रेट सिनेरियो काफी बदल चुकी है, जिस वजह से अभी 1960s में लिए गए फैसले को रिवाइज करने की जरूरत पड़ने वाली है और इसमें अभी एडिशनल स्क्वाड्रन को शामिल करने का फैसला किया जा रहा है। इसमें से अभी पहले से तय किए गए 42 स्क्वाड्रन को मैन्ड एयरक्राफ्ट की तरह रखने का फैसला किया जा रहा है और उसके बाद हमें एडिशनल 8 से 10 स्क्वाड्रन को अपनी फोर्स में शामिल करने के लिए विचार किया जा रहा है, जो कि अनमैन्ड या ऑप्शनली मैन्ड प्लेटफॉर्म्स होने वाले हैं। ये ऑटोनोमस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म होंगे जो हाई रिस्क मिशन को लोअर कॉस्ट और जीरो पायलट रिस्क के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा अनमैन्ड सिस्टम जैसे लॉयल विंगमैन ड्रोन और मिनी बॉम्बर भी इंक्लूड किए जाएंगे। ये सिस्टम मैन्ड एयरक्राफ्ट के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को आगे चल के बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स की फॉर्मर ऑफिशियल्स का मानना है कि किसी भी लड़ाई में टेक्नोलॉजी के अलावा नंबर भी काफी मायने रखता है और अभी भारत नंबर गेम में काफी पीछे पड़ रहा है। और अगर 2040 के बाद की बात करें तो तब भारत को अपनी सभी दुश्मन देशों को फेस करने के लिए 42 स्क्वाड्रन नहीं बल्कि कुल मिलाकर 50 स्क्वाड्रन से भी ज्यादा की फाइटर जेट स्क्वाड्रन को मेंटेन करने की जरूरत पड़ने वाली है और ऐसा अभी प्लानिंग किया जा रहा है। अगला अपडेट भारत की एरो इंजन को लेकर है और अभी भारत को एक एरो इंजन को डेवलप करने में एक बहुत ही मेजर सफलता मिलने वाली है। GTR यानी कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने अपने कावेरी इंजन प्रोग्राम की डेवलपमेंट को एक नए स्टेज पर ले जाने की तैयारी कर लिया है। रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि अभी कावेरी इंजन की ड्राई वेरिएंट की थ्रस्ट आउटपुट को 50 किलोटन तक इंक्रीज करने की कोशिश किया जा रहा है और अगर ऐसा हुआ तो इसके लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से भी एक नई आफ्टर बर्निंग मॉड्यूल को भी बनाया जा रहा है, जो 29 से 30 किलोटन तक की एडिशनल थ्रस्ट को जनरेट करने में कावेरी इंजन को मदद कर सकता है और ऐसा होने से कावेरी इंजन की थ्रस्ट आउटपुट 80 किलोटन तक पाया जा सकता है। अभी इसमें GTRE की तरफ से एक मेजर माइलस्टोन को अचीव कर लिया गया, जिसमें ग्राउंड टेस्टिंग के दौरान इंजन के आउटपुट को 49 किलोटन से 50 किलोटन के बीच पाया गया है, जो कि GTRE की एक्सपेक्टेड रेंज को मैच कर रहा है। पहले हमें ग्राउंड ट्रायल के दौरान ड्राई कावेरी इंजन से 46 किलोटन के आसपास की थ्रस्ट आउटपुट मिल रहा था, जिसको सबसे पहले 50 किलोटन तक और उसके बाद इसको 54 किलोटन के आसपास इंक्रीज करने का हम रखा गया था। और अभी पहले फेज में GTRE को बहुत ही बड़ी सफलता मिल चुकी है, क्योंकि अभी ये इंजन 50 किलोटन तक की थ्रस्ट को जनरेट कर सकता है, जिस वजह से नई आफ्टर बर्निंग मॉड्यूल इसमें इंटीग्रेट करने से आराम से 80 किलोटन के आसपास की थ्रस्ट को जनरेट कर सकता है, जो कि आराम से तेजस मार्क 1 और मार्क 1 जैसे एयरक्राफ्ट को पावर करने के लिए सक्षम हो सकता है। लेकिन नए आफ्टर बर्नर सेक्शन को इंटीग्रेट करने के बाद इससे सबसे पहले टेस्ट करने की जरूरत पड़ने वाली है, लेकिन इस बार इसको रशिया ले जाकर फ्लाइट टेस्ट बेड में टेस्ट करने का GTRE का कोई भी इरादा नहीं है, बल्कि इस बार GTRE की तरफ से कावेरी इंजन को भारत में ही टेस्ट करने का प्लान किया जा रहा है, ताकि इंडियन क्लाइमेट कंडीशन में इसकी थ्रस्ट आउटपुट को देखा जा सके। इसके लिए अभी GTRE की तरफ से HAL और इंडियन एयरफोर्स के साथ बातचीत किया जा रहा है और अभी एक MiG-29 UPG एयरक्राफ्ट को फ्लाइंग टेस्ट बेड के तौर पर इस्तेमाल करने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें MiG-29 की एग्जिस्टिंग इंजन की जगह पर कावेरी इंजन को इंटीग्रेट कर
के फ्लाइट टेस्ट किया जाएगा और इसकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा। GTRE के मुताबिक अगर सब कुछ सही रहा तो ड्राई कावेरी इंजन प्रोग्राम और आफ्टर बर्निंग कावेरी इंजन जो प्रोग्राम है वो 2032 तक सर्टिफाई हो जाएगा और उसके बाद इसको एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करने का क्लियरेंस दे दिया जाएगा। इस टाइमलाइन में कई ग्राउंड और फ्लाइट ट्रायल शामिल होंगे जो इंजन की परफॉर्मेंस को रिफाइन करेंगे और इसमें अभी भी जो टेक्निकल चैलेंजेस हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए कोशिश किया जाएगा। इस प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा फोकस एडवांस टेक्नोलॉजी और नए इंजीनियरिंग सोल्यूशन पर होगा, जिसमें येलेर कोर इंजन डिजाइन के इशू को सक्सेसफुली एड्रेस किया जाएगा। और अभी नए बैच में जो ड्राई कावेरी इंजन बनाया जा रहा है उसमें काफी सारे इंप्रूवमेंट देखे जा रहे हैं और इसकी सक्सेस के साथ भारत एरोस्पेस या एरो इंजन सेक्टर में एक बहुत बड़ा कदम लेने जा रहा है और एटलीस्ट तेजस और घातक जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए हमें आगे चल के एरो इंजन के मामले में किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से, और अभी हम इंडियन नेवी के लिए खरीदे जाने वाले रफाल्स के बारे में बात करने वाले हैं। 1 या 2 दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि अभी भारत और फ्रांस के बीच 26 रफाल के लिए एक डील को आने वाले 2 महीनों के अंदर ही फाइनल कर दिया जाएगा। इसी को लेके बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है जिसमें डसॉल्ट एविएशन ने रफाल एम यानी कि रफाल की मरीन वेरिएंट के लिए 18 महीने के अंदर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड को डेमोन्स्ट्रेट करने का वादा किया जा रहा है। ये डील अगले महीने ही साइन होने की उम्मीद किया जा रहा है। वैसे रफाल को भारत पहले ही ऑपरेट कर रहा है, लेकिन इसकी मरीन वेरिएंट एयरफोर्स वेरिएंट से थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि इसे खास करके एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया, जिस वजह से रफाल एम में बी और सी वेरिएंट के मुकाबले मजबूत एयरफ्रेम, अरेस्टर हुक और शॉर्ट रनवे से या एयरक्राफ्ट कैरियर की डेक से ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी मौजूद है। अभी डसॉल्ट की तरफ से रफाल एम की F4 वेरिएंट को भारत को ऑफर किया गया और F4 वेरिएंट में इस्तेमाल होने वाली नई अपग्रेडेड AESA रडार और इसकी स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की कुछ टेक्निकल डिटेल को अभी इंडियन नेवी के साथ शेयर किया जाने वाला है, जो कि एग्जिस्टिंग इंडियन एयरफोर्स के रफाल से थोड़े अलग है। डील साइन होने के 18 महीने के अंदर ही डसॉल्ट की तरफ से इन सभी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स के बारे में एक डेमोन्स्ट्रेशन को भारत के सामने रखा जाएगा। इसके अलावा कैरियर बेस्ड फाइटर जेट को लेके एक और बड़ी खबर सामने आई, जो कि आगे चल के इंडियन नेवी का मेन कैरियर बेस्ड फाइटर जेट होने वाला है। और आप सबको पता होगा कि हम ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी फाइनली इसको भी डेवलप करने के लिए कैबिनेट कमेटी की तरफ से आने वाले कुछ महीनों के अंदर अप्रूवल देने की बात किया जा रहा है, जिसके बाद इसको फुल स्केल में डेवलप करना स्टार्ट किया जाएगा। अगला अपडेट HAL की कैट्स वॉरियर सिस्टम की तरफ से या लॉयल विंगमैन सिस्टम की तरफ से, जिसे अभी HAL और न्यू स्पेस की तरफ से साथ मिलकर डेवलप किया जा रहा है। HAL की तरफ से बताया गया कि अभी कैट्स वॉरियर सिस्टम के लॉयल विंगमैन्स का फैब्रिकेशन वर्क शुरू किया जा चुका है और HAL का कहना है कि इसे एक बहुत ही कम्पिटिटिव प्राइस पॉइंट के साथ ऑफर किया जाने वाला है, जिस वजह से इसको मास में इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट करना संभव होने वाला है। कैट्स वॉरियर को मेनली ऑटोनॉमी और स्टेल्थ को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था और ये हाई एल्टीट्यूड मिशन के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, जो कि 36,000 फीट से लेके 40,000 फीट की ऊंचाई में ऑपरेट कर सकता है और इसका ऑपरेशनल रेडियस लगभग 300 किलोमीटर और ये लगातार 2 घंटे तक ऑपरेट कर सकता है। इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इसे हाई रिस्क मिशन के लिए परफेक्ट बनाती है, जहां इसे एनिमी रडार से अनडिटेक्टेड रहकर भी ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी मिल जाती है। मतलब हॉस्टाइल एनवायरनमेंट्स में ये भी अपने मिशन को बिना डिटेक्ट हुए कर सकता है। HAL का विजन कैट्स वॉरियर सिस्टम को इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट में 100 की क्वांटिटी में इंडक्ट कराना है, जिस वजह से शायद अभी एडिशनल 8 अनमेन्ड स्क्वाड्रन को अपनी सर्विस में इंडक्ट करने का प्लान इंडियन एयरफोर्स की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें मोस्टली कैट्स वॉरियर या घातक जैसी अभी शामिल हो सकते हैं। और इस वजह से HAL की तरफ से अभी लॉयल वुमेन्स की प्राइस को भी $5 मिलियन के अंदर ही रखने की कोशिश किया जा रहा है और इसकी लो कॉस्ट और वर्सेटिलिटी इंडियन एयरफोर्स को अपनी कॉम्बैट फ्लीट को एक्सपेंड करने का एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन देने वाला है, जो मॉडर्न वॉरफेयर की नीड को पूरा करने में सक्षम होगा। साथ ही इससे इंडियन एयरफोर्स के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन भी काफी हद तक कम पड़ने वाला है। अगला अपडेट भी इंडियन नेवी की तरफ से, और अभी हम इंडियन नेवी की कैरियर बेस्ड एयरक्राफ्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। अभी की बात करें तो अभी इंडियन नेवी में रफाल और आगे चल के फ्यूचर की बात करें तो उसमें ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर इंडक्ट होने का प्लान किया जा रहा है। लेकिन 2010 के आसपास इंडियन नेवी की तरफ से अपनी फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए F-35 को ऑपरेट करने का प्लान किया जा रहा था और तब हमारे पास INS विक्रमादित्य मौजूद नहीं था। इसके कुछ खास वजह भी थे। F-35 दुनिया का पहला 5th जनरेशन डेक बेस्ड फाइटर होने वाला था, जो बिना कैटapult से ही शॉर्ट टेक ओवर वर्टिकल लैंडिंग कर सकता था और इसी वजह से ये इंडियन नेवी की स्की जंप रैम से आराम से टेक ऑफ कर सकता था और एयरक्राफ्ट कैरियर में ऑपरेट कर सकता था। और इस वजह से 2010 में इंडियन नेवी की तरफ से F-35 प्रोग्राम के डिटेल डेमो प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया गया था, जिसमें इसके एडवांस सेंसर्स, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग फीचर को हाईलाइट किया गया था। लेकिन दोस्तों, जितना एडवांस ये जेट लगता था उतनी बड़ी इसकी चैलेंजेस की लिस्ट भी थी,
क्योंकि F-35 प्रोग्राम को इसके डेवलपमेंट फेज के दौरान कई टेक्निकल इशूज और हाई कॉस्ट ओवररन का सामना करना पड़ा था, जिस वजह से बाद में इंडियन नेवी का इंटरेस्ट इसमें थोड़ा थोड़ा लूज होने लगा था और बदले में भारत की तरफ से अपनी इंडिजिनस नेवल तेजस प्रोग्राम और MiG-29 के फाइटर जेट एक्विजिशन पर फोकस किया गया था। ये दोनों ही फैक्टर कुल मिलाकर इंडियन नेवी के लिए F-35B प्रोग्राम को प्रोक्योर करना मुश्किल बना रहे थे और इसी के साथ ही भारत कंप्लीटली F-35 को खरीदने के पॉसिबिलिटी से बाहर हो गया था, क्योंकि हमने NS विक्रमादित्य को खरीद लिया था और MiG-29 को खरीद लिया था और यूएस कभी भी कोई रशियन ओरिजिन प्लेटफॉर्म के साथ अपनी F-35 को ऑपरेट करने की परमिशन नहीं देने वाला था, जिस वजह से हम F-35 को एक्वायर करने से वैसे ही बाहर हो गए थे और आज की डेट में भी इंडियन नेवी में F-35 को शामिल करने का कोई भी पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।